नमस्कार, ज्वार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर के साथ। डेमोग्राफिक चेंज पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की का विवादास्पद बयान सामने आया है। बिहारियों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से की गई है। डेमोग्राफिक चेंज की जब बात करते हैं तो रांची से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। ये बड़ा बयान दिया गया है शिल्पी की तरफ से। कांग्रेस की विधायक है। रांची में आदिवासी समाज को कालीन के नीचे धूल को ढक कर रखा जाता है। आदिवासी समाज को कोने में धकेल कर रखा जाता है। रामगढ़ में बिहारी मुखिया बनते हैं, उसके बारे में बीजेपी के लोग बात नहीं करते। उसके बारे में बात करना चाहिए। फिर संताल परगना के बारे में बात करेंगे। यह बयान दिया गया है, बड़ा बयान दिया गया है। कांग्रेस विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने यह विवादास्पद बयान दिया है। रांची में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीज़ें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। और ये बयान हमने आपको सुनवाया शिल्पी नेहा तिर्की का। यह विवादित बयान है। कांग्रेस की नेता है शिल्पी नेहा तिर्की, जिन्होंने बिहारियों की तुलना घुसपैठियों से की है। और कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने हमला बोल दिया। जिस तरह से कांग्रेस विधायक ने अनर्गल बयान दिया है वह बहुत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी की यही मानसिकता है। तरीके से अनर्गल बयानबाजी की है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। कांग्रेस पार्टी के लोगों की मानसिकता कितनी संकीर्ण होती जा रही है, इनका भी दोष क्या दे। राहुल गांधी जिस तरीके से लोकसभा में अपने राजनीतिक चाल चरित्र और चेहरा को प्रकट कर रहे हैं कि हिंदू हिंसक है, तो वही परंपरा झारखंड में आ रही है। उसी परंपरा का अनुपालन इनके विधायक कर रहे हैं। अब बड़ा दुर्भाग्य है जिस तरीके से बिहारी समुदाय पर इन्होंने टीका टिप्पणी की है। इसी झारखंड की धरती पर यह संयुक्त बिहार का एक पार्ट था। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अविनाश, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा बयान कांग्रेस की तरफ से सेल्फ गोल नहीं है ये? देखिए, लगातार अगर आप देखें पिछले एक महीने से झारखंड की राजनीति सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो डेमोग्राफी को लेकर हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हो रही है। और उसी कड़ी में अगर आप मांडर विधायक जो कांग्रेस की विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की के इस बयान को भी समझ सकते हैं। उन्होंने ये बातें कही है कि किस तरह से अगर आप डेमोग्राफी की बात करते हैं तो रांची में भी आपको देखना होगा कि रांची में आदिवासी समाज को जिस तरह से कालीन के नीचे धूल को रखा जाता है, ढककर रखा जाता है, ठीक उसी तरह किसी कोने में आदिवासी समाज को यहाँ ढकेल दिया गया है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि बिहारी जो है वो रामगढ़ के आके मुखिया बन जाते हैं। और जब भी झारखंड में बिहारी झारखंडी को लेकर कोई नेता बयान देता है तो जरूर राजनीति जो है परवान चढ़ती है। और इस बयान को इस रूप में भी देखना चाहिए कि एक तरफ जहां लगातार बीजेपी के द्वारा डेमोग्राफी को लेकर बातें हो रही है और ये बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सरकार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ शिल्पी नेहा तिर्की ने इशारा किया है कि किस तरह से झारखंड के अंदर में नहीं न सिर्फ संथाल परगना बल्कि अनेक जो जिले हैं हमारे यहाँ के, तो झारखंड के 24 जिले हैं और राजधानी की उन्होंने चर्चा कर दी है, रांची की बात कह दी है कि यहाँ भी कैसे लोग घुसते हैं। और रामगढ़ में तो मुखिया जो बनते हैं वो बिहारी होते हैं। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है, जब भी नेता इस तरह की चर्चा करते हैं नेता भूल जाते हैं कि अगर हम 2000 से पहले की बात करें, अगर हम 15 नवंबर 2000 से पहले की बात करें तो ये प्रदेश बिहारी था, बिहार का हिस्सा ही था। लेकिन अपनी अपनी राजनीति माइलेज लेने के लिए दोनों ही तरफ से ये बयानबाजी, इस तरह के बयानबाजी किए जाते हैं और उसी का एक हिस्सा इस वक्त सुनने को मिल रहा है। अविनाश, शायद वो जो प्रदेश की सीमा और देश की सीमा में जो फर्क होता है वो शायद भूल गए।
क्योंकि प्रदेश की सीमा आपको इस तरह का बयान देने की हिमाकत नहीं करती है, क्योंकि बात यहां पर चल रही है बांग्लादेशी घुसपैठियों की, जो मुद्दा सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी है और झारखंड की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी है। उस मुद्दे की तुलना चूंकि बिहार से, उत्तर प्रदेश से या अगर दूसरे किसी स्टेट से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उनसे करना कहीं ना कहीं बेवकूफी वाला तुलना नहीं हो गई है? देखिए, ये जो बयान है इसे इस रूप में भी समझने की जरूरत है कि जो शिल्पी नेहा शेट्टी कह रही है, मतलब आदिवासियों के हक अधिकार में सेंधमारी की बात है। अगर बिहार के लोग या उत्तर प्रदेश की इस तरह की चर्चा जब भी नेता करते हैं तो इशारा इस ओर होता है कि जब बाहर से लोग झारखंड में आकर प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के रोजगार में उनका हिस्सा है, यहाँ की जमीनों पर उनके कब्जे हैं, तो ये कहीं ना कहीं झारखंड की हकमारी है। दूसरी तरफ जो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो रही है, जिस पर लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और जो बातें आ रही हैं, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ इस तरह के कहीं कुछ हुआ है तो इसके लिए पूरी तरह से सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय गृह मंत्रालय कसूरवार है। तो ये राजनीतिक बयानबाजी से अगर आप देखें, मैंने पहले ही कहा कि पिछले एक महीने से सिर्फ इसी मुद्दे पर बात हो रही है और दोनों ही तरफ से सत्ता पक्ष भी बांग्लादेशी घुसपैठ से आगे नहीं बढ़ना चाहता है, माफ कीजिएगा विपक्ष भी, और सत्ता पक्ष भी इसी के इर्द गिर्द बयानों में जो है उलझ के रह गई है। मुद्दे की जो बात है वो कहीं गौण हो गई है। अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर सियासत तेज होती जा रही है। निशिकांत दुबे ने संथाल परगना समेत बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है, जिसको लेकर जेएमएम नेताओं ने गोड्डा में निशिकांत दुबे का पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जेएमएम नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आदिवासी विरोधी बताया। ऐसी घुसपैठिए के नाम पर यहाँ हिंदुओं को, आदिवासियों को एक तरफ करना चाह रहे हैं, लेकिन आदिवासी इस बात को समझ चुका है कि ये केवल आदिवासियों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं और कभी भारतीय जनता पार्टी यहाँ के आदिवासियों का नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव में जब 5 सीट रिजर्व सीट जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन ने जीतने का काम किया, तभी से ये लोग पगलाए हुए हैं। जब वो हेमंत सोरेन के बढ़ते लोकप्रियता को देखकर जब उसे इस बात का महसूस हो गया है कि अब आने वाले झारखंड में हमारा दाल नहीं गल रहा है, नहीं गलने वाला है, तो ये षड्यंत्र के तहत फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, हमारे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा यूनियन टेरिटरी का शगुफा चलाया जा रहा है। और झारखंड के सियासी गलियारों में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तेज हो गई है। साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इस पूरे सियासी संग्राम में सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है। एक तरफ सत्ताधारी दल ने हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ना तय किया है, तो एनडीए में चेहरे पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चेहरा? एनडीए इंडिया अलायंस में सीधी टक्कर। झारखंड में भी पीएम मोदी के भरोसे एनडीए। झारखंड विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है। हर बार की तरह इस बार भी एनडीए मुख्यमंत्री के चेहरे पर पर्दा डाले हुए है। ये पर्दा कब हटेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन सत्ताधारी पक्ष हेमंत सोरेन के चेहरे को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद से ही इंडिया अलायंस विपक्ष पर निशाना साधे हुए है। दावा किया जा रहा है कि झारखंड में पीएम मोदी का भी फेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फेस रहेगा तब तो क्रिएट करेंगे, फेस है कहाँ, कौन चेहरा है, हम लोग भी पूछते हैं, नहीं बता पाते हैं। इनके पास कोई चेहरा नहीं है। जो चेहरे होंगे सामने दिख रहे होंगे दागदार चेहरे हैं, उनको कोई जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी। जब वो मणिपुर की घटना पर खामोश है, तो सरना धर्म कोड पर वो खामोश है, तो कैसे उनको चेहरा बनाया जाएगा? क्योंकि जनता सब कुछ जानती है और समझती है,
और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नकार चुकी है। और हमें लगता है कि इस राज्य में 29 तक तो इनके लिए दरवाजा बंद है। मोदी जी के चेहरे पर वो बार बार 3 बार से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। आपने देखा इस बार देश की जनता ने उनको किस तरह से नकारने का काम किया। मैं नकारने का इस मकसद से कह रहा हूँ, जो व्यक्ति कह रहा था कि मैं 400 पार जाऊंगा, वो 240 पर आकर सिमट गए। उन्हें गठबंधन की ओर जाना पड़ा, गठबंधन की सरकार के लिए बाध्य हुए। वो पूरे देश में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, मोदी के चेहरे पे सब लोगों ने चुनाव लड़ा, क्या नतीजा निकला? 400 पार अटक गए। उसी तरह झारखंड में भी होगा। माननीय हेमंत सोरेन जी उनसे भारी पड़ेंगे, क्योंकि झारखंड में कोई भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है ही नहीं। एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ही अभी से जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। इंडी गठबंधन के वार पर एनडीए भी ताबड़तोड़ पलटवार में जुटा है। बीजेपी या एनडीए ने अभी तक मुख्यमंत्री के लिए किसी चेहरे को आगे नहीं किया है, लेकिन पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सत्ता पक्ष को चुनौती भी दी जा रही है। मोदी जी का ही चेहरा था जिसने हमें 81 विधानसभाओं में से 52 विधानसभाओं पर लीड दिलाई, और वो भी स्पष्ट लीड दिलाई। लोकसभा चुनावों की बात करें तो मोदी जी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है। और वो सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति, राज्य की राजनीति की बात नहीं करें, विश्व की राजनीति की बात करें तो सबसे लोकप्रिय वही है। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी सोशल मीडिया में मोदी जी के ही हैं। विधानसभा चुनाव तो पूरी तरह लोकल मामलों पर लड़ा जाएगा। लोकल प्रत्याशी होंगे, लोकल समस्याएं होंगी, बिल्कुल स्थानीय समस्याएं होंगी। उसमें किसी के बाहर से आने से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे एनडीए के पास 3 बड़े नाम हैं, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इनमें बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे सीनियर नेताओं के नाम शामिल है। वैसे पार्टी पुराने या फिर नए चेहरे पर दाव लगाएगी, ये भी अब तक तय नहीं है। लेकिन चेहरे को लेकर चुनाव से पहले माथापच्ची जारी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से राहुल देव की रिपोर्ट। और पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने विधानसभा सदस्यता जाने के बाद जेएमएम पर बड़ा हमला बोला। कहा, जो आरोप मुझ पर थे वो चमरा लिंडा पर भी थे, पर चमरा लिंडा की सदस्यता समाप्त नहीं हुई। अब जेएमएम ने भी लोबिन हेम्ब्रम पर पलटवार कर दिया है। कहा है कि चमरा लिंडा ने चुनाव के बाद संतुष्टपूर्ण जवाब दिए, उसी आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया। जो चमरा लिंडा जी हैं, उनके तरफ से जो एपोलॉजी दिया गया है पार्टी को, उस आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया है। अब जहां तक आरोप लोबिन हेम्ब्रम जी का है कि साजिश रची गई, तो उनको न पार्टी पर विश्वास है, न राज्य की जनता पर विश्वास है, और न विधानसभा के अंदर में जो प्रक्रिया अपनाई गई उस पर विश्वास है। और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान की अध्यक्षता में हजारीबाग में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभी विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य इन दिनों पूरे राज्य के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। अब तक 18 जिलों में समीक्षा हो चुकी है। समीक्षा के बाद राज्य स्तरीय बैठक कर एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। से अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं हैं वो भी धरातल पे उतर पा रही है या नहीं, इस पे ही हम लोगों का फोकस रहा है। एजुकेशन है, अगवा आवास है, और तमाम तरह की चीज़ें हर विभाग से रिपोर्ट ली गई है। वो रिपोर्ट को लेने के बाद हम लोग जो है एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। और अब आपको धनबाद लेकर चलते हैं, जहां बीसीसीएल कतरास ईस्ट में जोरदार आवाज के साथ जमीन में गोफ बन गया। देखते ही देखते वहां मौजूद बिजली का खंभा जमीन में समा गया। आवाज सुनकर कांटा घर के समीप तैनात सीआईएसएफ जवान के मचाने के बाद कॉलोनी की बिजली काट दी गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना स्थल पर करीब 25 मीटर की परिधि में 20 फीट गहरा गोफ बन गया। गोफ के अंदर बिजली का पोल चले जाने से कांटा घर में कोयला लोड वाहनों का वजन कार्य ठप हो गया। वही आसपास पड़ोस की कॉलोनी में भी बिजली गुल हो गई है। वही मौके पर पहुंचे एजीएम जेके जायसवाल ने कहा है कि अवैध माइनिंग के कारण गोफ बना है। डेंजर जोन में रहने वाले सभी लोगों को यहां हटने को कहा गया है।
और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पेरिस में फ्रांस के